नमस्कार। आप सभी को पता है कि वर्तमान में जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान का महत्व हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी अर्थात फिजिक्स में वीडियो लेक्चर प्रारंभ किए जा रहे हैं और इनमें फिजिक्स के सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सरल और सहज भाषा में वीडियो होंगे और इसका उद्देश्य सभी परीक्षाओं को कवर करना होगा, चाहे कुछ ही महीनों में आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट की परीक्षा हो, चाहे एमपीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, व्यापम के अंतर्गत कांस्टेबल, वन रक्षक, एमपीएसआई जैसे जो परीक्षाएं जो कुछ ही महीनों में आयोजित हो सकती हैं, उन सभी परीक्षाओं को इसमें कवर किया जाएगा। इसीलिए ये वीडियो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। इसीलिए इन वीडियो को नियमित तौर पर देखिए, पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम भौतिकी के अंतर्गत जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है मापन। आप डेली लाइफ में भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मापन, जिसको हम मेजरमेंट भी कहते हैं। तो मापन को समझने से पहले कुछ जो इसके बेसिक्स टर्म हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राशि, क्वांटिटीज़। आप अक्सर सुनते होंगे, जैसे कि आपने जब बैंक जाते हैं या बैंक जब आप गए होंगे तो वहाँ पर एक शब्द का आप प्रयोग करते होंगे या फॉर्म में आपने भरा होगा, कितनी राशि जमा की गई, कितनी राशि आहरित की गई, या फिर सरकारी योजनाओं में आप सुनते होंगे कि सरकार ने इतनी राशि इस योजना के लिए मंजूर की है या सरकार ने इतनी राशि आवंटित की है। तो कहने का आशा है जिसको भी आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको भी आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही राशि है। सबसे सामान्य भाषा में, सरल भाषा में यही है कि जिसे भी संख्या में लिखा जा सकता है वो राशि है। जैसे आप भारत की अगर जनसंख्या पूछे तो लगभग 131 करोड़ आप इसको संख्या में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या एक राशि हो गई। जैसे अगर ये कहा जाए कि जब आपने कोई वस्तु खरीदा और उसके जितनी कीमत होगी उसके बदले में आपने करेंसी या आप जो भी मुद्रा है उसमें आपने चुकाया, उसको भी आप संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी राशि है। जैसे अगर आपसे पूछी जाए कि आपकी आयु क्या है तो आप उसको संख्या में बता सकते हैं, तो यहाँ पर आयु भी राशि है। तो सीधा है, जिसको भी संख्या में हम लिख सकते हैं वह सभी राशि है, चाहे संख्या हो, आयु हो, ये सभी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ऐसी राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं या जिसे संख्या के रूप में लिखने के लिए हमको मापन, मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम भौतिक राशि या उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं या जिन राशियों के पदों में व्यक्त करने के लिए भौतिकी के नियमों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी तरह से आप परिभाषित कर लीजिए, अर्थ आशय वही है। चाहे भौतिकी के नियम के आधार पे कर लीजिए, चाहे मापन के आधार पे कर लीजिए, या फिर चाहे आप ये कर लीजिए कि जिन राशियों का अध्ययन भौतिकी में, फिजिक्स में किया जाता है वो भौतिक राशियाँ हैं, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। या सबसे सरल शब्दों में जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहेंगे। जैसे अगर लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई को संख्यात्मक रूप में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है, तो आपको मापन करना पड़ेगा। तो इस तरह से लंबाई जो होगी भौतिक राशि होगी। अब भौतिक राशि का जो वर्गीकरण किया जाता है, तो वर्गीकरण का आधार ये है कि जब हम मापन करते हैं तो मापन करने के लिए हमको दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है। पहला पैरामीटर क्या है? संख्यात्मक मान। वो संख्यात्मक मान जिसे अभी तक हम परिमाण भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते आ रहे हैं। तो कहने का आशय ये है कि जब किसी भी राशि का हम मापन करते हैं तो मापन करने के लिए केवल परिमाण चाहिए होता है या दिशा की भी आवश्यकता होती है। इस आधार पे भौतिक राशियों को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज़। दूसरा है सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज़। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अदिश राशियाँ मतलब बिना दिशा की राशियाँ और सदिश राशियाँ मतलब दिशा युक्त या दिशा सहित राशियाँ। तो इस तरह से अब हम एक एक को डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले है अदिश राशियाँ। ये ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर परिमाण का मतलब है संख्यात्मक मान। जैसे कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या की आवश्यकता होती है कि जैसे इतना, आगे इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, चाहे आपने इसके आगे मीटर लगा दिया ये। लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी बिना डायरेक्शन की आवश्यकता के सिर्फ जब हम संख्या के रूप में राशियों को व्यक्त करते हैं तो राशियां अदिश कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमको दूरी ज्ञात करनी है तो हमको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमको मार्ग की लंबाई की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से दूरी अदिश राशि हो जाएगी। तो सीधा सा है, जिन राशियों को जब हम व्यक्त करते हैं तो हमको दिशा से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ उसके संख्यात्मक पहलू परिमाण से मतलब होता है, वो अदिश राशियाँ हैं। इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा?
क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सी अदिश राशियां हैं, कौन सी नहीं है। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो लगभग परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं। उनमें से जैसे कुछ राशियों को अगर हम देखें तो ये है आयतन, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान को ही आप मात्रा समझ लीजिए, कार्य, ऊंचाई, चाल, तापमान, लंबाई, दूरी। ये ऐसी सामान्य अदिश राशियां हैं जो अक्सर हमसे पूछ ली जाती हैं। तो इनको याद करने के लिए आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, आसमां का ऊंचा ताल दूर है। एक बार फिर से देखिए, आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ट्रिक है आसमां का ऊंचा ताल दूर है। इसमें जो आ है, आ का मतलब होगा आयतन, सा का मतलब होगा समय, मा का मतलब होगा मात्रा अर्थात द्रव्यमान, का मतलब होगा कार्य, ऊ का मतलब है ऊंचाई, चा का मतलब है चाल, ता का मतलब है तापमान, ला से लंबाई, और दूर का मतलब दूरी है, साइलेंट है। तो इस तरह से आसमां का ऊंचा ताल दूर है, इसको याद रखेंगे तो ये हो जाएगा, इतनी जो राशियां हैं वो सभी अदिश राशियां हैं। फिर से देखिए, आ से हो जाएगा आयतन, सा से हो जाएगा समय, मा से मात्रा अर्थात द्रव्यमान, का से कार्य, ऊ से ऊंचाई, चा से चाल, ता से तापमान, ला से लंबाई, और दूर से दूरी। तो इस तरह से इतनी राशियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन राशियों के बारे में आप आश्वस्त रहेंगे कि ये सभी अदिश राशियां हैं, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आसमां का ऊंचा ताल दूर है, आयतन, समय, मात्रा मतलब द्रव्यमान, कार्य, ऊंचाई, चाल, तापमान, लंबाई, दूरी। आसमां का ऊंचा ताल दूर है। अब आते हैं सदिश राशियां। सदिश ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इनके योग के लिए कुछ अलग से नियमों की आवश्यकता होती है और वो त्रिभुज और चतुर्भुज नियमों का पालन करती हैं। तो इस तरह से सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, साथ ही यह योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, संवेग। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप अदिश राशियों को याद कर लेंगे तो फिर वहाँ पर आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकेंगे कि ये राशियाँ तो अदिश हैं, तो अर्थात ये राशि सदिश नहीं हो सकती। और आगे जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, वेग, विस्थापन, बल, संवेग, तो आप आसानी से ध्यान रख पाएंगे कि राशियाँ कौन सी सदिश हैं और कौन सी नहीं हैं। फिर एक वर्गीकरण का आधार और भी है, वो उन राशियों की स्वतंत्रता या निर्भरता है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। जब हम उनके मान को व्यक्त करते हैं तो किसी भी अन्य राशि की हमको आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब जो भौतिक राशियां अन्य भौतिक राशि से स्वतंत्र होती है, उस पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं करती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। ऐसा ही पद्धति या फिर विज्ञान में इन मूल राशियों की संख्या 7 है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिए, मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, जो मूल रूप में है, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, वही मूल राशियां हैं। इनकी संख्या 7 है। अब इनको भी याद करने का आपके लिए एक ट्रिक है। आप इनको इन 7, कई बार क्या होता है एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत ही सरल क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, ताविज द्रसलम। ताविज दसलम, इसमें ता से मतलब हो गया तापमान, वी हो गया विद्युत धारा, जा से हो गया ज्योति तीव्रता, द्र से हो गया द्रव्यमान, स से हो गया समय, ल से हो गया लंबाई, म से हो गया मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ताविज द्रसलम 2-3 बार बोलेंगे, हमेशा याद रहेगा। तो ताविज द्रसलम जो है ये विज्ञान अर्थात एसआई पद्धति की 7 मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। ता से तापमान टेम्परेचर, वी से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ज से ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, द्र से द्रव्यमान मास, स से समय, ल से लंबाई लेंथ, म से मात्रा, किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, समय, लंबाई और पदार्थ की मात्रा अर्थात ताविज द्रसलम, ये एसआई पद्धति की 7 मूल राशियां हैं। तो आपको 2 ट्रिक याद रखना है, एक अदिश राशि के लिए आसमां का ऊंचा ताल दूर है और दूसरा मूल राशियों के लिए ताविज दसलम। फिर ऐसी राशियां जो इन मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशि या उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे एक
सरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होगी। तो क्षेत्रफल किससे व्युत्पन्न होता है? लंबाई और चौड़ाई से। तो इस तरह से क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है। जैसे अगर आपको आयतन निकालना है तो आपको आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात होगा, तभी निकाल पाएंगे आयतन। तो इस तरह से आयतन जो है व्युत्पन्न राशि है। जैसे आपको चाल ज्ञात करना है तो दूरी और समय आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल भी कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न। सरल शब्दों में कहें कि जिन राशियों का हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय, जैसे हम वेग बराबर लिखते हैं, इसी प्रकार से जो भी है, चाहे हम बल बराबर लिखें, तो जिन भी राशियों का फार्मूला है, समझ जाइए वही राशियां व्युत्पन्न है। या फिर ये भी कह लीजिए, जिन 7 राशियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राशियां जो हैं वो व्युत्पन्न राशियां हैं, वो किसी न किसी अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह से निर्भरता के आधार पर राशियां दो प्रकार की हो गई, एक मूल राशि और दूसरी हो गई व्युत्पन्न राशि। अब अगर आप देखें कि जब हम पहले हम समझते हैं मात्रक को, इकाई को क्या है। जैसे अगर आप सपोज करिए, जब भी आप कोई सामग्री खरीदने बाजार जाते हैं, या सरल एग्जाम्पल है कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि तराजू के एक पल्ले पर सब्जी और दूसरे पल्ले पर एक लोहे का एक कोई छोटा सा भार रखा जाता है, जिसे आप बाट कहते हैं, और उसे आप क्या पढ़ते हैं? किलोग्राम। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी हमने सामग्री, जैसे सब्जी हमने खरीदी, तो सब्जी खरीदते समय हमने उतना ही हमने खरीदा जितना उस बाट का या उस लोहे के टुकड़े का भार था। तो हम सब्जी की तुलना इससे कर रहे हैं, तो ये तुलना करना ही मापन है। और हम जिस तुलना करने के लिए जिस मानक का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम मात्रक या इकाई कहते हैं। तो कह लीजिए कि मापन के दौरान जो आदर्श या निर्देश मान का हम प्रयोग करते हैं, वो मात्रक या इकाई या यूनिट है। और इस जैसे कोई वस्तु है, सब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हमको कोई वस्तु खरीदनी है, जैसे ये कोई वस्तु है एक्स, इस वस्तु का हमको भार ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया? इस बाट के साथ तुलना की। इस बाट को हमने क्या नाम दे रखा है? किलोग्राम, और जिसको हम मात्रक या यूनिट कह सकते हैं। तो इस तरह से इस वस्तु के भार की तुलना हम इसके साथ कर रहे हैं, या फिर द्रव्यमान कह लीजिए। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम द्रव्यमान और भार में अंतर नहीं करते, तकनीकी रूप से दोनों अलग अलग हैं। तो अब आप देखिए, हमने इसके मास की कंपेरिजन इसके इस बाट के साथ की, इसी पूरी प्रोसेस को हम मापन कहेंगे। तो इस तरह से मापन के दौरान जो हम निर्देश मान यूज करते हैं, उसी को हम मात्रक या इकाई कहते हैं। तो किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक या इकाई कहते हैं, और किसी दी हुई राशि की उस मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अभी आपने देखा कि स्वतंत्रता के आधार पर या निर्भरता के आधार पर राशियां दो प्रकार से होती हैं, एक मूल राशियां, दूसरी व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियों की जो मात्रक होंगे उनको हम मूल मात्रक कहेंगे, और व्युत्पन्न राशियों की जो मात्रक होंगे उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, बड़े ही सरल शब्दों में। तो मात्रक दो प्रकार के हो गए, एक मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होगा डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे मात्रक जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर। मूल का मतलब भी स्वतंत्रता से समझिएगा, जो किसी अन्य पर डिपेंड ना कर रहा हो, वहीं पर हम मूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो मात्रक मूल मात्र राशियों के लिए प्रयोग होते हैं, या जो मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, उनको मूल मात्रक कहा जाएगा। चूंकि एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 है, इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी 7 होगी। अभी आपने ट्रिक देखा था कि मूल राशियों की संख्या 7 है, ताविज दृसलम, तो उसी के हिसाब से याद देख लीजिए, ताविज ये हो गया, दृसलम ये। अब उनके मात्रक देख लीजिए, तापमान केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, लंबाई मीटर, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये जो ट्रिक है, ट्रिक से याद रखिएगा, ताविज दशमलव, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड, लंबाई का मीटर, पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 ऐसे मात्रक हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करेंगे, और इन 7 मात्रकों की सहायता से जो अन्य मात्रक ज्ञात किए जाएंगे, उन सभी मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर क्षेत्रफल का हमको मात्रक ज्ञात करना है, तो हमको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो क्षेत्रफल का मात्रक बराबर हो जाएगा लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो इस तरह से मीटर गुणे मीटर तो हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मीटर स्क्वायर जो है
जो कि क्षेत्रफल का मात्रक है वो हमको लंबाई और चौड़ाई के मात्रक से प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। इसी तरह से आयतन, आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन का अगर हमको मात्रक ज्ञात करना है तो हम लंबाई की मात्रक, चौड़ाई की मात्रक और ऊंचाई की मात्रक का गुणनफल करेंगे। तो इस तरह से जो आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब, वह भी एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो ये व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होंगे जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, अर्थात ये मूल राशियों के मात्रक होते हैं। चूँकि मूल राशियों की संख्या निश्चित नहीं है, इनकी संख्या असीमित है, इसीलिए मूल मात्रकों की संख्या भी असीमित है। अब अगर आपको ये व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशि के बारे में पता होगा तो आप आसानी से विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक इसको एक बार पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिएगा।